अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद दी नेक्स्ट वर्ल्ड सुपर पावर चैनल में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। यह है हमारा एपिसोड 29 और आज हम एक बहुत ही अहम किताब कायदे आज़म ऑफ पाकिस्तान पर बात करने वाले हैं, जिसे लिखा है आईनी कॉर्पोरेट माहिर जनाब ज़हीर अहमद मीर ने। कभी ये सवाल जहन में आया है कि आखिर पाकिस्तान अपने बानी कायदे आज़म के दिखाए हुए रास्ते से भटक क्यों गया? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे और देखेंगे कि मुसन्निफ के मुताबिक हमारी बहाली का रास्ता असल में है क्या। किताब का जो मरकजी नुक्ता है ना, वो एक बहुत ही ताकतवर और सोचने पर मजबूर कर देने वाला दावा है। मुसन्निफ कहते हैं कि पाकिस्तान की बका और बहाली का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है कायदे आज़म के दिए गए उसूलों, कानूनों और अखलाकी बुनियादों की तरफ वापसी। ये कोई मशवरा नहीं है, बल्कि मुसन्निफ के नज़दीक ये एक नागुज़ीर ज़रूरत है। तो आइए ज़रा गहराई में जाकर ये देखते हैं कि आखिर वो कौन से दलाइल हैं जिनकी बुनियाद पर मुसन्निफ इस नतीजे पर पहुंचे हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मुसन्निफ के नज़दीक असल मसला है क्या। वो पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस की तशखीस यानी डायग्नोसिस करते कैसे हैं। उनके मुताबिक हमारी कौम आज किस अहम मोड़ पर, किस टर्निंग पॉइंट पर खड़ी है, चलिए इसको समझते हैं। मुसन्निफ का मौक़िफ़ बिल्कुल साफ और वाज़ेह है। उनके मुताबिक आज मुल्क को जो भी मुश्किलात दरपेश हैं वो कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये उस बुनियादी विजन, उस ब्लूप्रिंट से भटकने का सीधा सीधा नतीजा है जो उसके बानी ने दिया था। ये एक ऐसी गुमराही है जिसने आप कह लें कि कौम को उसकी जड़ों से ही हिला के रख दिया है। और ये इक्तिबास ये मुसन्निफ के पूरे नुक्ता नज़र को एक जुमले में समेट देता है। वो नाकामी की जिम्मेदारी किसी बाहर की ताकत पर नहीं डाल रहे, बल्कि हमें आईना दिखा रहे हैं। वो कहते हैं कि अज़मत के लिए जितने भी उसूल चाहिए थे वो सब हमें दिए गए थे, लेकिन ज़वाल इसलिए आया क्योंकि हमने खुद उन उसूलों से मुंह मोड़ा, उनसे इन्हिराफ किया। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कौन से उसूल थे जिनसे हमने इन्हिराफ किया। मुसन्निफ कायदे आज़म की तालीमात में से 6 बुनियादी कवानीन निकालते हैं। ये वो खोया हुआ ब्लूप्रिंट है जो उनके मुताबिक कौमी कामयाबी की ज़मानत था। तो ये हैं वो 6 बुनियादी सितून। सबसे पहले कानून की बालादस्ती, फिर मेरिट, दयानत, मुसावात, इत्तेहाद और आखिर में नज़्म व ज़ब्त। ज़हीर अहमद मीर के मुताबिक ये सिर्फ 6 अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ये एक मजबूत कौम की इमारत का मुकम्मल नक्शा है। ज़रा गौर करें कि ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। कानून की बालादस्ती के बगैर मेरिट कायम नहीं हो सकता, और जहां मेरिट ना हो वहां दयानत और मुसावात का तो तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। ये बिल्कुल एक जंजीर की कड़ियों की तरह है, जिसकी हर कड़ी दूसरी के लिए अहम है। लेकिन इस जंजीर की सबसे अहम कड़ी कौन सी है? मुसन्निफ का कहना है कि इन 6 उसूलों में से एक उसूल ऐसा है जिसका टूटना बाकी सबकी तबाही का नुक्ता आगाज था। ये वो पहला और सबसे नाजुक सुतून था जिसके कमज़ोर पड़ते ही पूरी की पूरी इमारत लरजने लगी। और वो सबसे आला उसूल है कानून की बालादस्ती यानी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। लेकिन इसका असल मतलब क्या है? बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि मुल्क पर कानून की हुक्मरानी हो, ना कि कुछ लोगों की मर्जी की। कोई भी शख्स, चाहे वो सदर हो, वज़ीर आज़म हो या एक आम शहरी, कोई भी कानून से बालातर नहीं है। और यही वो बुनियादी आइडियल, वो सुनहरा असूल था जो कायदे आज़म ने हमें दिया था। कोई शख्स कानून से बालातर नहीं। ये एक बहुत सादा मगर इतना ही गहरा जुमला है जो किसी भी मुनसिफाना मुआशरे की बुनियाद होता है। एक ऐसा मुआशरा जहां हर शहरी अपने ओहदे या हैसियत को बालाताक रखते हुए कानून के सामने जवाबदेह हो। अब उस आइडियल का मुआजना मुसन्निफ के इस तल्ख जायजे से कीजिए। वो कहते हैं पाकिस्तान की तबाही उस दिन शुरू हुई जब कानून कमज़ोर और लोग ताकतवर हो गए। ये एक दिल दहला देने वाला तजाद है जो ये दिखाता है कि हमारे असूल और अमल में कितनी बड़ी खलीज पैदा हो गई। मुसन्निफ के मुताबिक ज़वाल का आगाज़ ही उस वक्त होता है जब शख्सियात इदारों से बड़ी हो जाती हैं और कानून कमज़ोर पड़ जाता है। तो अगर मसला कानून की कमज़ोरी है तो फिर हल क्या है? मुसन्निफ हमें सिर्फ मसला ही नहीं बताते, बल्कि अज़मत की तरफ वापसी का रास्ता भी दिखाते हैं। उनके मुताबिक हमारी बहाली की तरफ पहला कदम क्या होना चाहिए? यहाँ मुसन्निफ का नतीजा बिल्कुल वाज़े और दो टोक है। वो कहते हैं कि कौमी बहाली का सफ़र उस वक्त तक शुरू ही नहीं हो सकता जब तक कानून को उसके असल आला तरीन मकाम पर वापस बहाल न कर दिया जाए। ये कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि ये हमारी बका की एक लाजमी शर्त है। और यहाँ मुसन्निफ की मंतिक बिल्कुल साफ नजर आती है। कानून की हुक्मरानी सिर्फ 6 उसूलों में से एक उसूल नहीं, बल्कि ये वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी तमाम उसूल खड़े हैं। आप खुद सोचिए, अगर कानून ही सबके लिए बराबर ना हो तो क्या मेरिट का निज़ाम चल सकता है? क्या दयानतदारी और मसावत कायम रह सकती है?
बिल्कुल नहीं। जब बुनियाद ही कमज़ोर हो तो पूरी इमारत गैर मुस्तहकम हो जाती है। इसीलिए बहाली का आगाज़ भी इसी बुनियाद को मजबूत करने से ही होना चाहिए। तो ज़ाहिर अहमद मीर का ये पूरा तज्जिया, ये सारी बहस हमें इस एक बुनियादी और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हमें इस कौम की बुनियाद को दोबारा से तामीर करना है, उसे फिर से मजबूत बनाना है, तो वो पहला पत्थर कहाँ रखने की ज़रूरत है? अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। द नेक्स्ट वर्ल्ड सुपर पावर में एक बार फिर खुश आमदीद। ये है एपिसोड 29 और आज हम एक बहुत ही खास मौजू पर बात करने वाले हैं। किसी भी कौम की जो बुनियाद होती है ना, वो उसके बानी के नज़रियात पर रखी जाती है। लेकिन वो कौन से उसूल थे जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी? आज के इस तज्जिये में हम जनाब ज़हीर अहमद मीर की किताब कायदे आज़म ऑफ पाकिस्तान की रोशनी में कायद के उन 3 बुनियादी उसूलों की गहराई में उतरेंगे जिनकी बुनियाद पर एक पूरी कौम का ख्वाब देखा गया था। और ये बात वाज़े करना बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी गुफ्तगू करेंगे उस सारे तज्जिये की बुनियाद मुसन्निफ ज़हीर अहमद मीर का काम है। उनकी तहकीक से हमें एक बहुत ही वाज़े और मुस्तनद नुक्ता नज़र मिलता है कि कायद का विजन दरअसल था क्या और वो कौन सी ठोस बुनियादें थीं जिन पर वो इस नए रियासत को तामीर करना चाहते थे। तो आइए देखते हैं कि आज हमारा सफ़र कैसा रहेगा। सबसे पहले हम कायद के मजमूई विजन पर एक नज़र डालेंगे। इसके बाद हम एक एक करके इन 3 स्तूनों को तफसील से देखेंगे जो इस विजन की बुनियाद हैं, यानी मेरिट, दियानत और मुसावात। और फिर आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मिरास आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए असल बात पर आते हैं। मुसन्निफ का कहना है कि ये सिर्फ 3 अल्फाज नहीं हैं, मेरिट, दियानत, मसावात। ये वो नाकाबिले फरामोश उसूल थे जिन पर कायद ने कभी किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं किया। यही वो बुनियाद थी, वो 3 मजबूत सुतून थे जिन पर वो पाकिस्तान की अजीमुश्शान इमारत को खड़ा देखना चाहते थे। पहला और शायद सबसे अहम स्तून, मेरिट। मुसन्निफ के मुताबिक ये वो उसूल है जिस पर किसी भी कौम की तरक्की और अहलियत का सारा दारोमदार होता है। यानी मुल्क के मामलात उन लोगों के हाथ में हों जो इसके अहल हैं, सिर्फ काबिल लोगों को आगे आने का मौका मिले। आइए देखते हैं कि मुसन्निफ इसकी मजीद वजाहत कैसे करते हैं। मुसन्निफ का ये बयान कितना गहरा और साफ है। वो बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कहते हैं कि अगर नाअहल लोगों को, यानी उन लोगों को जिनमें काबिलियत नहीं, आगे लाया जाएगा तो कौम खुद ब खुद पीछे रह जाएगी। ये कोई बहुत पेचीदा बात नहीं, बल्कि एक सीधी सी खरी हकीकत है। काबिल लोग ही कौम को आगे ले जा सकते हैं और इसका उल्ट सिर्फ और सिर्फ तनज़्ज़ुली है। तो फिर इसका अमली मतलब क्या हुआ? मुसन्निफ के मुताबिक ये एक इंतखाब है जो कौम को करना है। क्या हम सिफारिश और ज़ाती ताल्लुकात को अहमियत देंगे या फिर काबिलियत और हुनर को? ये एक वाज़ेह लिलकार है कि अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो अक़रबा परवरी के कल्चर को जड़ से उखाड़ना होगा और इसकी जगह मेरिट के निज़ाम को मजबूती से अपनाना होगा। अब आते हैं दूसरे सुतून पर, दियानत। मुसन्निफ इसे सिर्फ एक अच्छी खूबी नहीं मानते, बल्कि इसे रियासत का इखलाकी इंजन करार देते हैं। ज़रा सोचिए, इंजन के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। इसी तरह दियानत वो ईंधन है जिसके बगैर रियासत की गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। यहाँ मुसन्निफ एक पुकार बुलंद कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि तरक्की का रास्ता कहीं और नहीं बल्कि बानी कौम के दयानतदारी के असूल की तरफ वापस जाता है। ये सिर्फ माजी को याद करना नहीं है, बल्कि ये मुस्तक़बिल की तरक्की के लिए एक लाजमी शर्त है। और यहाँ मुसन्निफ एक बहुत संगीन खतरे की निशानदेही करते हैं। वो कहते हैं कि बदयांती दीमक की तरह है। ये कौम की बुनियादों को अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है। जब इदारों से, निज़ाम से एतमाद उठ जाता है तो रियासत की पूरी इमारत, चाहे वो बाहर से कितनी ही मजबूत क्यों ना लगे, अंदर से कमज़ोर पड़ जाती है। और अब हम पहुंचते हैं तीसरे और आखिरी स्तून पर, मसावात। मुसन्निफ के मुताबिक ये सिर्फ एक और उसूल नहीं, बल्कि ये रियासत की रूह है, वो जौहर जिसके बगैर एक कौम की शनाख्त ही अधूरी रह जाती, बिल्कुल एक जिस्म की तरह जो रूह के बगैर बेजान हो। ये कायद के सबसे मशहूर और ताकतवर अक़वाल में से एक है। ज़रा इसकी गहराई पर गौर कीजिए। वो साफ कह रहे हैं कि किसी का मज़हब, उसका अकीदा, उसका ज़ाती मामला है, रियासत का इससे कोई लेना देना नहीं। ये एक ऐसे मुल्क का विजन था जहां हर शहरी अपने अकीदे से क़तई नज़र एक बराबर का शहरी हो। मुसन्निफ इस विजन को एक बहुत खूबसूरत नाम देते हैं, इखलाकी जमहूरियत। यानी ये सिर्फ वोट डालने या हुकूमतें बनाने का निज़ाम नहीं था, बल्कि एक ऐसी रियासत का तसव्वुर था जिसकी बुनियाद ही इस इखलाकी उसूल पर है कि कानून की नज़र में हर एक शहरी बराबर है, कोई छोटा या बड़ा नहीं, कोई पहला या दूसरा दर्जा नहीं। और यहाँ मुसन्निफ अपना हतमी फैसला सुनाते हैं कि मुसावत के बगैर कौम बन ही नहीं सकती।
یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے کہ ہو تو اچھا ہے، نہ ہو تو بھی چلے گا۔ نہیں، یہ قومی اتحاد کی لازمی شرط ہے۔ اس کے بغیر ایک ہجوم تو ہو سکتا ہے، ایک قوم ہرگز نہیں۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ مصنف کے مطابق یہ 3 اصول صرف تاریخ کی کتابوں میں درج کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ مستقبل کے لیے ایک لازوال بلو پرنٹ ہے، ایک ایسا واضح نقشہ جس پر آج بھی عمل کر کے منزل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، حقیقی قابلیت کو ہر چیز پر ترجیح دینا، بنیادی ایمانداری کی طرف واپس لوٹنا اور ہر ایک شہری کے لیے مساوی حقوق کی بحالی۔ مصنف کے مطابق یہ تینوں اصول جب ملتے ہیں، جب ایک ساتھ عمل میں آتے ہیں، تبھی قاعدے کے پاکستان کا ویژن مکمل ہوتا ہے۔ اور ہم اس تجزیے کو اس ایک اہم سوال پر ختم کرتے ہیں، کسی بانی کے اصول ایک قوم کی تقدیر کو آخر کس طرح تشکیل دیتے ہیں؟ کیا یہ اصول صرف ماضی کا ایک خوبصورت حصہ ہے، یا یہ آج بھی ہمارے حال اور ہمارے مستقبل کی راہ متعین کر سکتے ہیں؟ اس پر ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد، دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور میں خوش آمدید۔ یہ ہماری سیریز کا ایپیسوڈ نمبر 29 ہے، اور آج ہم ایک بہت ہی خاص اور اہم کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے قائد اعظم آف پاکستان، اور اس کے مصنف ہیں مسٹر ظہیر احمد میر۔ یہ کتاب بنیادی طور پر ان اصولوں سے پردہ اٹھاتی ہے جو بانی پاکستان نے اس قوم کی کامیابی کے لیے دیے تھے۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اصول کیا ہیں اور آج کے دور میں ہمارے لیے ان کی کیا اہمیت ہے۔ اس کتاب کا جو پورا نچوڑ ہے نا، وہ اس ایک جملے میں پوری طرح سما جاتا ہے۔ اتحاد قائد اعظم کی حکمت عملی تھا۔ یہاں لفظ حکمت عملی یعنی اسٹریٹجی بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتحاد صرف ایک خوبصورت لفظ یا نعرہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک پورا سوچا سمجھا پلان تھا، ایک ایسی بنیاد تھی جس پر پاکستان کی پوری عمارت کھڑی ہونی تھی۔ مصنف کے مطابق یہ وہ مرکزی نقطہ تھا جس کے گرد سب کچھ گھومتا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عظیم پلان کا پہلا ستون، پہلا پلر کیا تھا؟ وہ تھا اتحاد۔ اور جیسا کہ مصنف بتاتے ہیں، یہ صرف ترقی کے لیے ضروری نہیں تھا، نہیں، یہ تو اس سے کہیں بڑھ کر قوم کی بقا کا، اس کے وجود کا سوال تھا۔ یہ وہ راستہ تھا جس پر چل کر ہی زندہ رہا جا سکتا تھا۔ لیکن اتحاد کے اتنی شدید ضرورت آخر تھی کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ نئے بننے والے ملک کو اندر سے کئی خطرات کا سامنا تھا۔ مصنف ان خطرات کو ان دراروں سے تشبیہ دیتے ہیں جو کسی بھی عمارت کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہیں، جیسے کہ فرقہ واریت، زبان اور علاقے کی بنیاد پر تقسیم، صوبائیت یعنی پروونشلزم، اور امیر غریب کا تفریق یعنی طبقاتی تعصب۔ یہ وہ طاقتیں تھیں جن سے لڑنا ضروری تھا۔ اور یہاں مصنف ایک بہت ہی کہہ لیں کہ سخت لیکن سچی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان تقسیموں پر قابو پانا کوئی اختیاری چیز نہیں تھی، اٹ وازنٹ این آپشن۔ یہ بقا کا واحد راستہ تھا، دی اونلی پیتھ ٹو سروائیول۔ مطلب اس کے بغیر قوم کا وجود ہی داؤ پر لگ جاتا۔ یہ ایک ڈو اور ڈائی سچویشن تھی۔ ٹھیک ہے، تو اگر اتحاد بنیاد ہے تو اس بنیاد پر عمارت کھڑی کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ مصنف کے مطابق وہ دوسرا عظیم ستون ہے، نظم و ضبط یعنی ڈسپلن۔ یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کے ایک ہجوم کو ایک منظم طاقتور قوم میں بدلتی ہے۔ یہی ایک قوم کی پہچان، اس کی آئیڈینٹی بنتی ہے۔ اور یہ اصول بھی صرف کتابی باتوں تک محدود نہیں تھا، بالکل نہیں۔ مصنف اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ قائد اعظم نے نظم و ضبط کا سبق اپنی ذاتی زندگی سے دیا۔ ان کا ہر عمل، ان کا ہر قدم ان کے الفاظ کی گواہی دیتا تھا۔ انہوں نے کر کے دکھایا، صرف کہا نہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کا پیغام آج بھی اتنا اثر رکھتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پھر ہوا کیا؟ یہاں مصنف ایک بہت ہی تشویشناک حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، پاکستان کا زوال نظم و ضبط کے زوال سے شروع ہوا۔ سوچیں ذرا اس بات پر۔ ان کے مطابق جیسے ہی قوم اس اہم اصول سے دور ہوئی، جیسے ہی اس ستون میں کمزوری آئی، مسائل نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ تو کیا اب سب کچھ ختم ہو گیا؟ کیا واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ مصنف کے نزدیک اس کا حل بالکل صاف اور واضح ہے۔ اگر ترقی کی راہ پر واپس آنا ہے تو قومی سطح پر نظم و ضبط کو بحال کرنا ہی ہوگا۔ یہی وہ ماسٹر کی ہے جو ترقی کے بند دروازے کھول سکتی ہے اور کھوئے ہوئے مقام کو واپس دلا سکتی ہے۔ اتنے بڑے چیلنجز کا ذکر سن کر شاید تھوڑی مایوسی ہو، لیکن مصنف یہاں پر قلم نہیں روکتے۔ در حقیقت اس کتاب کا تیسرا اور شاید سب سے اہم ستون جو ہے وہ امید پر قائم ہے، اس یقین پر کہ ایک بہتر، ایک روشن مستقبل اب بھی ممکن ہے، ایک ایسا مستقبل جسے واپس حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور مصنف کا پیغام یہاں بالکل کرسٹل کلیئر ہے، پاکستان کی تقدیر ضائع نہیں ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔
मतलब कि रास्ता गुम नहीं हुआ, हम सिर्फ रास्ते से हट गए हैं और वापसी का रास्ता अब भी मौजूद है। वो रास्ता कायदे आज़म के उसूलों की तरफ वापसी का है। ये उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है। तो इस वापसी का, इस रिटर्न टू प्रिंसिपल्स का नतीजा क्या निकलेगा? मुसन्निफ इसके लिए एक पूरा नक्शा पेश करते हैं। उनके मुताबिक इस वापसी से पाकिस्तान बनेगा एक मजबूत मुल्क, एक बावकार मुल्क जिसे दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाएगा, एक खुशहाल मुल्क जिसके अवाम चैन से हों, और आखिर में मुस्लिम उम्मा का एक रहनुमा। ये वही विजन था, वही ख्वाब था जो इस मुल्क के बानियों ने देखा था। ये सारी बहस, इत्तेहाद, नज़्म-ओ-ज़ब्त और उम्मीद, ये सब हमें एक फैसला कुन मोड़ पर ला खड़ा करती हैं, एक टर्निंग पॉइंट। मुसन्निफ के मुताबिक कौम के मुस्तकबिल का इन्हिसार अब एक इंतखाब, एक चॉइस पर है। और इस मोड़ पर मुसन्निफ एक बहुत ही बुनियादी, एक फलसफियाना सा सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं, क्या कौमों की तकदीर पहले से लिखी होती है? क्या मुस्तकबिल पत्थर पर लकीर है जिसे बदला नहीं जा सकता? इस सवाल का जवाब मुसन्निफ दो टोक अल्फाज में देते हैं, बिल्कुल नहीं। कौमें तकदीर से नहीं बनती, उनका मुस्तकबिल कोई पहले से लिखी हुई तहरीर नहीं है जिसे बस पढ़ना है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। तो फिर अगर तकदीर से नहीं तो कौमें बनती कैसे हैं? वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक कौम को अजीम बनाती हैं? मुसन्निफ कहते हैं कि इसकी बुनियाद 3 चीज़ों पर है। अव्वल, अवाम का किरदार, दूसरा, मुआशरती ज़ाब्ते यानी हमारा सोशल कोड, और तीसरा, कानून की हुक्मरानी। ये वो सुतून हैं जो किस्मत से नहीं बल्कि शाउरी कोशिश से, मेहनत से तामीर किए जाते हैं। और इसी नुक्ते पर मुसन्निफ अपनी पूरी बहस का निचोड़ पेश करते हैं। उनके मुताबिक इंतखाब यानी चॉइस बिल्कुल वाज़ेह है। कैद के कवानीन, उनके उसूलों की तरफ वापसी। देखें, यह सिर्फ एक तारीखी सबक नहीं है जिसे याद कर लिया जाए, बल्कि ये मुस्तकबिल की तामीर का एक अमली मंसूबा है। अब आखिरी सवाल सिर्फ ये रह जाता है कि क्या ये इंतखाब किया जाए